नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आर्यल मौर्य है मेरा नाम। मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इन पद्धतियों में किसने कौन सी पद्धति को अपनाया, किस साहित्यकार ने किस पद्धति में अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, किसने कालानुक्रम पद्धति को, और किसने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, और सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है। फिलहाल आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसने किस पद्धति को अपनाया। वो तो हम बाद में देखेंगे। हाँ, आपको इस बात को भी बता दें, इसी वीडियो के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों पर तो अध्ययन करेंगे कि किसने किस पद्धति को अपनाया और अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। हाँ, और कौन सी सबसे अच्छी पद्धति है। और यही नहीं, इसी में हम कुछ इस वीडियो के अंतिम चरण में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का जरूर प्रयास करिएगा। हाँ, इसके पूर्व के वीडियो में बहुत से आप लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आए हैं। उसका हमें पढ़ के बड़े आत्म संतुष्टि मिले और बहुत ही संतोष हुआ। यही नहीं, जिन लोगों ने उत्तर दिया उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जो लोग आगे कमेंट करेंगे, उत्तर देंगे, उनको भी पहले से ही धन्यवाद, साधुवाद। और इसमें भी उत्तर उसी तरह से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आपके ये उत्तर, आपके कमेंट हमें उत्साह से भरपूरित करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मित्रों में फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ करिएगा। अब देखिए, अब हम इस बात पर आना चाहते हैं, अपने मूल बिंदु पर, कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। और उन अब तक वैसे जो संज्ञान में आया है, अब तक 4 प्रमुख पद्धतियां हैं, जिनमें से वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति तथा वैज्ञानिक पद्धति। और इनमें से सबसे अच्छी कौन पद्धति रही, इस पर भी विचार करेंगे। कौन सबसे गड़बड़ पद्धति रही, इस पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन चारों पद्धतियों को लिख लेते हैं। तो देखें, नंबर 1 वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। और तीसरा विधेयवादी पद्धति। और फिर इसी में देखते हैं चौथी पद्धति जो है वो वैज्ञानिक पद्धति है। कौन सी पद्धति? वैज्ञानिक पद्धति। देखें, इन सारी पद्धतियों को देखिए, इसमें से अगर देखा जाए तो कोई भी पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई एक पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात को जरूर जाने कि साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपने अपने मनो अनुकूल उन्होंने पद्धतियों का अनुसरण किया, और वह अपने ढंग से निष्कर्ष दिए हैं। और किसी भी वर्णमाला क्रम, किसी ने वर्णमाला अनुक्रम को अपनाया है, तो किसी ने कालानुक्रम पद्धति को, किसी ने विधेयवादी पद्धति को, किसी ने वैज्ञानिक पद्धति को। हाँ, ये बात सत्य है कि कोई भी पद्धति अपने आप में कोई पद्धति पूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इतिहास लेखकों ने, सभी ने अपने अपने अनुसार से, कुछ ऐसे भी इतिहासकार रहे जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, तो किसी ने वैज्ञानिक पद्धति। अब देखते हैं, देखिए वर्णानुक्रम पद्धति में जिन लोगों ने अपनाया
वह कौन कौन से हैं। हाँ, एक बात ये भी जाने, इसे वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं, इसी को वर्णमाला पद्धति कहते हैं। और साथ में इस बात को जाने, इस पद्धति में लेखक या कवि का परिचयात्मक विवरण अगर दिया जाता है तो उसके नाम के वर्ण अनुक्रम के अनुसार दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर लेना चाहें तो अगर हमें कबीर और केशव का विवरण देना होगा, इस पद्धति में दिया गया, जिन विद्वानों ने दिया है तो उन लोगों ने भी ऐसे ही दिया है। तो कबीर और केशव को एक साथ देना पड़ेगा। क्योंकि कबीर का और कबीर भी का से प्रारंभ हो रहा है, केशव भी का से प्रारंभ हो रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो काल विशेष के अनुसार कबीर भक्त काल के हैं तो केशवदास रीत काल के कवि है। लेकिन फिर भी अगर इनका विवरण, परिचयात्मक विवरण अगर दिया जाएगा तो इन दोनों को एक साथ में रखना होगा। इस पद्धति में ये विशेष रूप से देखा जाता है। और हाँ देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पद्धति को अपनाने वाले ऐसे दो महान साहित्यकार हैं, दो महान इतिहास लेखक हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक हैं, जैसे गारसा दत्ता से शिव सिंह सेंगर। इन लोगों ने इन्होंने यानी वर्णानुक्रम पद्धति या वर्णमाला पद्धति को ही स्वीकार किया और इसे पद्धति पर इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की। सच बात तो यह है कि इतिहास लेखन की यह पद्धति सबसे दोषपूर्ण और भद्दी पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे दोषपूर्ण ये पद्धति रही, अविकसित पद्धति रही है। और हाँ, अगर देखा जाए तो ये जितनी भद्दी और अविकसित पद्धति रही है, दोषपूर्ण पद्धति रही है, तो इसके कारण इस पद्धति को इस पद्धति में अगर देखा जाए तो ऐसे इतिहास ग्रंथों को यानी इतिहास नहीं कहा जा सकता है, इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ग्रंथों को तो केवल साहित्यकार कोश ही कहा जा सकता है। इन्हें इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन्हें इतिहास ग्रंथ कहना तो पूरी तरह से अनुचित ही होगा। तो अब आइए हम देखते हैं कालानुक्रम पद्धति के बारे में। कालानुक्रम पद्धति में, इस पद्धति में लेखक या कवि का विवरण अगर दिया जाता है तो उसके जन्मतिथि के अनुसार दिया जाता है। कालानुक्रम पद्धति के अनुसार प्रायः इसमें होता क्या है, कालानुक्रम पद्धति में इतिहासकार के जन्मतिथि के आधार पर उसका स्थान, उसकी श्रेणी का निर्धारण किया जाता है और उसी के आधार पर उसे इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया जाता है। और इस प्रकार के इस पद्धति का अनुसरण करके किस इतिहासकार ने इतिहास लिखा है उसे भी आप जान लें, ये तो जरूरी है। इसके अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इसे कालानुक्रम पद्धति को अपना करके उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। हाँ, ये एक बात और जान लें। अब हम आ जाते हैं विधेयवादी पद्धति के बारे में। विधेयवादी पद्धति के बारे में अगर जाने तो साहित्य के इतिहास में अगर देखा जाए तो साहित्य का इतिहास लेखन में यह पद्धति सबसे सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता अगर देखा जाए तो कौन है, इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तेन। इस पद्धति के जन्मदाता तेन है। हाँ, आपको यह भी जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि यही यही पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त भी रही। और इसी पद्धति को अपना करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी पद्धति को अपनाया है। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी पद्धति को अपना करके अपने इतिहास ग्रंथ को 1929 में लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन ठीक है, अब हम इन सब पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इतिहास ग्रंथों के अंदर नहीं
प्रविष्ट होना चाहते हैं उसके विवरण में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आगे के उसमें। अभी तो हम इन पद्धतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, इन पद्धतियों से संबंधित, बाकी इन सब से संबंधित हम वार्ता करेंगे। हाँ, इस बात को भी जान लें कि तेन महोदय ने इससे संबंधित 3 शब्द ऐसे दिए हैं, तीन शब्द, इनके 3 शब्द इस प्रकार से दिए हैं। तेन, इस बड़ा अच्छा है, यहाँ भी तेन है, और इन्होंने 3 शब्द में विभक्त किया है, बांटा है, जो 3 शब्द में तेन ने 3 शब्द में बांटा है। उन 3 शब्दों को भी जान लीजिए, आपको तेन और 3 ये आपको याद भी रहेगा, और वो कौन कौन से शब्द हैं ये जान लें। अभी तक तो परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं ये शब्द, लेकिन आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से कभी न कभी प्रश्न बनेगा। जब प्रश्न बनेगा तो उस समय नया प्रश्न होगा, और इन 3 शब्दों में, तेन के 3 शब्दों में कोई एक शब्द और जोड़ देंगे और ये कहेंगे कि तेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, उनमें से कौन नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। नंबर 1 है जाति, नंबर 2 है वातावरण, नंबर 3 है 3 क्षण विशेष है। तो लिख लेते हैं। नंबर 1, तेन के 3 ये शब्द जिन 3 शब्दों में बांटा है, तो वो कौन कौन से हैं? जाति, ये तो आपको याद रहेगा ही, भूलेंगे नहीं। दूसरा है वातावरण, ये भी नहीं भूलेगा। अब और चौथा क्या है, तीसरा क्या है? तीसरा क्षण विशेष है। अब क्षण विशेष, अब ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो स्वाभाविक है चौथा जो भी शब्द आएगा वो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यही नहीं है। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जो कि विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति में अपना करके उन्होंने जो परिभाषा दी है इतिहास से, यानी साहित्य के इतिहास से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपने इतिहास ग्रंथ में परिभाषा दी है, वो हम आपको दिखाना और बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। देखें, ये पुस्तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का की है। इस पुस्तक को आप देखें, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। और अब आगे हम आपको दिखाते बताते हैं। ये जो है उन्होंने ये देखें, इसी में इन्होंने लिखा है, और इसे ये हो सकता है आपको स्पष्ट न दिख रहा हो, और ये हम आपको बात के सुना दे रहे हैं। देखें, इन्होंने वैसे पूरा पेज तो नहीं बाँचेंगे, जो इन्होंने यानी साहित्य इतिहास से संबंधित है इन्होंने कहा है, वो चीजें हम बाज के आपको सुना दे रहे हैं इसके माध्यम से। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्त वृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्त वृत्त के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें इन्होंने साहित्य इतिहास से संबंधित परिभाषा दी है। और अब हम अब अगली पद्धति ले लेते हैं। देखें, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में भी हम आपको बता दें। यह पद्धति इतिहास लेखन के में अपेक्षाकृत इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायता कर सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, हाँ, पद्धति में क्रमबद्धता और तर्क पुष्टता तो होती है, ये सब कुछ सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी अनेक तथ्य छूट जाते हैं, इसलिए ये भी पद्धति पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। देखा जाए तो इसमें कोई भी पद्धति पूर्ण नहीं है। हाँ, अब आपके लिए प्रश्न है जो आप कमेंट बॉक्स में जिसके उत्तर देंगे। देखा जाए तो नंबर 1 प्रश्न है,
गारसा दत्तासे ने किस पद्धति का अनुसरण करके आपने इतिहास ग्रंथ की रचना की? दूसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का अनुसरण करके आपने इतिहास ग्रंथ की रचना की? फिर तीसरा प्रश्न लेते हैं, शिव सिंह सेंगर ने किस पद्धति के आधार पर अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है? और सबसे भद्दी, सबसे दोषपूर्ण पद्धति कौन सी है? और फिर अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? हाँ, तो ये तो प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, अब आपसे ये जरूर हम कहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हम आप साथ साथ बने रहें, हमारा आपका लगाव, आत्मिक लगाव बना रहे। जय हिंद, जय भारत।